नमस्कार साथियों, शिक्षा के इस क्रांतिकारी भरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं अंश आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में हम जब से इस भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए, दिल्ली सल्तनत से लेकर के 1947 में जब हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए इन बेवकूफ़ लोगों से, जो विदेशी आए, चाहे वो अंग्रेज़ हों चाहे जितने भी विदेशी हों, उन लोगों को हम समझ लेंगे। मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि हमें अक्सर चीज़ों को याद करने के लिए उसमें सन को रटना पड़ता है, जैसे कि 1927 साइमन कमीशन, 1927 साइमन कमीशन। ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। उस कहानी को प्रेम पूर्वक आप सुनिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है, केवल वीडियो को देख लेना है। पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा, शुरुआत में नहीं समझ में आएगा मत देखिएगा, लेकिन हाँ देख लेंगे तो इतना दावा तो है कि आपको जो है अलग से कोई पुस्तक पढ़ने की या सन याद करने की ज़रूरत नहीं हो। चाहे वह एसएससी की एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी की बात कर रहा हूँ। जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा। दिल्ली सल्तनत में चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक, सैयद, लोदी, अंतिम वंश लोदी था, जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर द्वारा हार जाता है 1526 में। वहीं 1526 से 1707 तक मुगल वंश रहता है। 1526 में बाबर आता है। 27, 28, 29, 30 तक उसके 4 युद्ध थे। खाना खाया पानी पिया, मैंने पहले भी बता दिया है। 30 में बाबर मरता है। हुमायूं आता है, 10 साल तक रहता है। फिर शेरशाह सूरी, हेमू, हुमायूं, अकबर, सलीम, उसका लड़का जहांगीर जिसे कहते हैं, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, इतने लोग मुगल वंश में रहे। इसके बाद का जो 1707 से 1857 तक का जो काल रहा, उसमें भी मुगल के ही वंश के लोग रह रहे थे, परंतु उसे हम बाद वाला मुगल एरा कहते हैं। और उसमें जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था, जिसे जो है रंगून भेज दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की क्रांति के सहयोग के चलते। क्रांति में मतलब उसका बहुत एक प्रकार से वो राजा मान लिया गया था, तो उसे जो है रंगून के जेल में भेज दिया गया, वहाँ वो मर गया। आगे समझिए। देखिए, हमने यहाँ तक जाना 1707 तक। दोस्तों, 1600 में अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी है भारत में। 1600 ईस्वी में एक पहला अंग्रेज़ जो कि आया था यहाँ पे, जब अकबर का शासन था, मतलब अकबर बीमार था। इस प्रकार से कार्यकारी राजा जहांगीर था और उससे परमिशन के लिए लाया था, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली थी। परमिशन जहांगीर के ही शासनकाल में लेकिन मिली थी शाहजहां से, जब टॉमस रो आया था 1608 ईस्वी में। अर्थात अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी है। अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री लगा ली है। अंग्रेज़ों का युद्ध अन्य विदेशी व्यापारियों से चल रहा है। उसी दौरान 1739 में एक करनाल का युद्ध होता है, जिसमें मुगल वंश का ही एक शासक नादिर शाह, जो कि विदेशी आक्रमणकारी था, आता है, बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाता है। बहुत सारा, मतलब तब के ज़माने में कहा जाता है कि वो उससे ज़्यादा कोई लूट के गया ही नहीं। नादिर शाह यहाँ से वो ले जाता है हमारा भारत का कोहिनूर हीरा, जो आज लंदन में है, तो उसको जो है नादिर शाह ही यहाँ से लूट के ले जाता है। आगे समझिए। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि जब 1739 में करनाल के युद्ध में जब यहाँ के लोग को बाहरी आके लूट के चले जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इसी सोच के चलते 1757 में अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा देते हैं। एक तमाचा, एक थप्पड़ पड़ता है यहाँ के राजाओं के ऊपर, चाहे वो मुग़ल राजा हो या फिर हिंदू राजा हो। फिर 1764 में दोबारा 3 लोग आते हैं लड़ने के लिए, बहुत ताकत को इकट्ठा करके। मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है। इन लोगों को भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा परास्त कर दिया जाता है। फिर अंग्रेज़ों ने कहा, तुम कितना उछलोगे, मतलब कितनी बार तुम बार बार विद्रोह ही करते रहे हो यार, कैसे आदमी, जानते हो हार जाते हो फिर भी उछल जाते हो। अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, अब तुम करो इलाहाबाद की संधि। यानी 1764 के बक्सर के युद्ध में
हारने के बाद इन्होंने करवा ली इलाहाबाद की संधि, जिसमें इन्होंने कहा कि भैया देखो, जो बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये अंग्रेज करेंगे। दीवानी राइट्स अब अंग्रेज़ों के पास में है, ठीक है। उसी दौरान पुर्तगालियों से ये लोग दहेज में ले लेते हैं बॉम्बे, और जो ये मैसूर था उसको किराए पर ले लेते हैं। यानी 3 प्रेसिडेंसी बन चुकी थी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास की, बंगाल की, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक समझा। उसके बाद 1764 में इलाहाबाद की संधि ये लोग करवाते हैं। फिर उस समय अमेरिका में क्रांति हो रही थी 1772 से 76 के करीब, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, वहाँ क्रांति चल रही थी। यही लोग वहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोल के जो मोनोपोली अपना वो कर रहे थे, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ। फ़र्क भारत तक भी पड़ा। यहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने ब्रिटेन के राजा से कुछ पैसे उधार लिए थे कि भाई देखो दे दो, 10 साल में दे देंगे, 10 साल में दे देंगे। बड़ी मात्रा में पैसा लिया हुआ था, लेकिन ये पैसा लौटा पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था। यानी जो ब्रिटेन के जो अधिकारी यहाँ भेजे जाते थे गवर्नर के रूप में या फिर और उनसे निचली पोस्ट पर, वो लोग पैसे को एक हिसाब नहीं था उनके पास, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था। इसके चलते जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अब इस कंपनी को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट मतलब जैसे फ़ैन है उसका रेगुलेशन है, तो रेगुलेट कर दीजिए, धीम तेज हो जाता है। 1773 में पहली बार रेगुलेट किया। अंग्रेज़ों ने कहा कि देखो भाई, जो यहाँ पे गवर्नर है, अब गवर्नर में किसी एक को हम कह देंगे तुम गवर्नर जनरल हो। उस आदमी को चुना गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो विक्टोरिया महल का कभी अध्यक्ष हुआ करता था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को कहा गया तुम अब गवर्नर जनरल हो। हालांकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल था। 64 के युद्ध के बाद बड़ा खुशी होकर के उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो बंगाल एक ऐसी क्षेत्र, बंगाल में बिहार भी आता है और ये यूपी का भी पार्ट पहले आता था, अब नहीं आता है। तो इसके चलते जो है बंगाल बंगाल इसके चलते हाँ मैं कहा था बंगाल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इसलिए सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल में ही नियुक्त किया गया, जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को किया गया था। उसके बाद उसके 11 साल बाद फिर से रेगुलेशन एक्ट आता है, जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसमें ये बताते हैं कि देखो भाई, जो हमारा सिस्टम है, जो इंडिया में हमारा जो यहाँ पे सिस्टम हमने बिछाया हुआ है, वो 2 भाग में बांट दो। एक को कह दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को कह दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कार्य था वो था कि यहाँ पे जो बिजनेस के मामले थे उसको देखने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समझ दिया गया, ट्रेडिंग मामलों को देखने के लिए। और फिर जो यहाँ पे उस तरह के मामले थे, उस तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल के जो मामले थे, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक टीम बना दी गई। जब 1773 के रेगुलेशन एक्ट को पहली बार लाया गया था, उसमें बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल है उसके साथ 4 लोगों की एक काउंसिल बैठेगी, तब जाके कोई निर्णय या फिर कोई डिसीजन होगा, चाहे वो ट्रेड का हो या फिर सिविल का हो। पर इस 84 वाले एक्ट में इन्होंने कहा कि देखो, ट्रेड के लिए एक अलग ही बॉडी बना दो और सिविल के लिए एक अलग ही बॉडी बना दो। ये हुआ था। आगे ये फिर चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। चार्टर एक्ट वो एक्ट है जो 20-20 साल में टेंडर पास होता है मोनार्क द्वारा। सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813 में आया था, जिसमें इन्होंने, मैं ऊपर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं। इसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 80% मोनोपोली यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं। यानी अंग्रेज़ों ने कह दिया है उस चार्टर में कि यहाँ पे जो व्यापार करने का अधिकार है वो 80% को छोड़कर, 80% मतलब आप व्यापार करिए, 20% को छोड़कर। उस 80% व्यापार में क्या आता है, इन्होंने कहा कि 20% व्यापार में आप चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार मत करिए, जो विदेशी कंपनी थी, जो यूरोपीय कंपनी थी। हालांकि जो इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनियां थी जहाँ पे व्यापार करना चाह रही थी, उनको 80% व्यापार की अनुमति मिल गई। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा कि चाइना के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार है ये छोड़ के आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे क्या होता है,
हम लोगों ने यहाँ तक जाना, कहाँ तक, 1813 के चार्टर एक्ट तक। उसके 20 साल बाद 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आता है, जिसमें अंग्रेज पुनः कहते हैं कि ठीक है चलो भैया, पूरा 100% मोनोपोली हमने छोड़ दी, मतलब कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, कहीं से भी बेचो। यानी पृथ्वी के पूर्वी क्षेत्र में, जो विश्व है उसके नक्शे के पूर्वी क्षेत्र में जो व्यापार है, उस सभी देशों को अनुमति दे दी जाती है इनके द्वारा कि आप जो है व्यापार करिए। आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं जो कि पूर्व में है, हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। फिर 1813 का जो ये कानून था 33 का, उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, या जो एक क्षेत्र के नाम पर गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे 33 वाले एक्ट में 2 कार्य होते हैं। पहला, ये ट्रेड को और लोगों के लिए फ्री कर देते हैं, आइए आप ट्रेड करिए, हम लोग नहीं रोकेंगे। दूसरा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, पहली बार ये बताते हैं कि जो जहाँ जहाँ पे जो है वो है, क्या कहते हैं, ब्रिटेन का क्षेत्र है या ट्रेड कर रहे हैं, उसे कहेंगे ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। यानी अब भारत में ब्रिटेन का अधिकृत क्षेत्र, यहाँ से एक टर्न होता है, वो टर्न एक इशारा देता है कि अब हम भारत में राज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके 20 साल बाद यानी 33 से 53 में, जब 53 का चार्टर एक्ट आता है तो उसमें ये बताते हैं कि अब जो है एक इशारा ऊपर से दे दिया जाता है कि अब किसी भी समय जो इंडिया की ट्रेडिंग फंक्शन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग बॉडी है, वो अबॉलिश कर दी जाएगी। फिर 57 का विद्रोह हो जाता है। बैरकपुर छावनी के 34वीं सेना का एक नंबर है, उसका एक सिपाही मंगल पांडे जी के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। मुख्य भूमिका उन्हीं की थी, जिसके तहत अंग्रेज किसी न किसी तरीके से दबा तो देते हैं इस क्रांति को, स्वतंत्रता के पहले संग्राम को, परंतु ये एक एक्ट ला देते हैं घबराहट के चलते। 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उस 1858 के एक्ट में ये बताते हैं कि देखो भैया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका ये ट्रेड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधा शासन होगा राजा का, क्राउन रूल चल जाता है। क्राउन रूल क्या है? क्राउन रूल में ये बताते हैं कि जो यहाँ पे अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो अब हुआ वायसराय, एक्सटर्नल अफेयर के लिए वायसराय। इन्होंने कहा कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो कि वहाँ की जो सांसद है, ब्रिटेन की जो सांसद है, संसद पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का एक मेंबर भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। सबसे हाईएस्ट पर राजा से नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर वायसराय, भारत देश के लिए वायसराय, अलग अलग प्रेसिडेंसीज या राज्य के लिए वो वही वायसराय जो है, ये गवर्नर जनरल, उसे गवर्नर, अलग अलग राज्यों में गवर्नर, राज्य में ज़िले होते हैं, हर एक ज़िले में कलेक्टर, जो वर्तमान में डीएम कहा जाता है, और उन ज़िलों में गांव होते हैं। उन गांव में जो पुलिस प्रशासन रहता है ना, उसके हेड को एसपी कहा गया। और फिर जो चौकियाँ होती हैं, अपने गांव में पुलिस चौकी सुना होगा, उस चौकी के जो हेड है उसको कहा गया कि भैया आप जो है कांस्टेबल या दरोगा कह दिया गया सीधे से, उस समय में दरोगा वेसाई। ये होता है क्राउन रूल। मतलब एक बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से एक सिस्टम डिजाइन किया गया है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो स्टेप बाय स्टेप राजा के पास पहुंचेगी। फिर राजा जो कानून बनाएगा वो स्टेप बाय स्टेप आम आदमी तक पहुंचेगा। देखिए 1857 में इन लोगों ने विरोध कर दिया, उसको इस कदर दबाया गया कि 40 साल तक कोई कुछ बोला नहीं, परंतु फिर भी अंग्रेज़ों को लगने लगा 1880 के करीब कि लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसके तहत अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, एक योजना बनाई कि क्यों ना आम आदमी की एक टीम बना दी जाए, जिससे ये लोग जो हैं अपनी समस्या उस टीम के मेंबर से करें, वो टीम का मेंबर हमसे बताए, ताकि लोग क्रांति ना करें, क्रांति को आसानी से दबाया जा सके। तभी 1885 में आईएनसी का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
जिसकी 5 प्रमुख बैठकें करवाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग धर्म के लोगों को अध्यक्ष बनाना और अलग अलग देश के अलग अलग कोने में इसका जो है बैठक करना, मतलब बैठक सभी लोगों को बुला के कुछ बोलना माइक में, अध्यक्ष के द्वारा संबोधित किया जाना। सबसे पहली बैठक जो है बॉम्बे में की गई थी, आपके महाराष्ट्र में। उसमें एक बंगाली हिंदू को अध्यक्ष बनाया गया था, उमेश चंद्र बनर्जी। फिर उसके बाद दूसरी बैठक की गई थी इधर कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक पारसी थे। देखिए, धर्म का भी एक बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। फिर उसके बाद प्रयागराज, तब के इलाहाबाद में की गई थी। वहाँ पे कोई मोहम्मद तैयबजी करके थे मुसलमान। फिर मद्रास में की गई। मद्रास में एक क्रिश्चियन, मतलब ब्रिटेन का एक क्रिश्चियन था, वो अध्यक्ष था। और फिर से बॉम्बे में की गई, यानी 89 में फिर से बॉम्बे में की गई थी बैठक, जिसमें भी कोई अलग धर्म का ही था। फिर 85 का ये जो कानून बना, 85 की ये जो टीम बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद एक गवर्नर आता है वहाँ से नियुक्त करके, उसने एक बहुत बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया। वो आके जो बंगाल में है, धर्म के नाम पर विभाजन कर देता है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। 1905 में पूर्वी बंगाल जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल जहाँ हिंदू ज़्यादा थे, वहाँ पे एक डिवाइड, एक बाउंड्री जो मतलब इमेजिनरी बाउंड्री खींच देता है कि ये जो है पश्चिमी पूर्वी बंगाल। लिखित रूप से ये दस्तावेज आ जाता है। इसके तहत 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस गवर्नर जनरल को बुला लिया जाता है डांट के राजा द्वारा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इस तरह कार्य करके चले आए। दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा जाता है, थोड़ा उससे ज़्यादा बुद्धिमान था। वो पहले ईस्ट बंगाल में जाता है, वहाँ देखता है विद्रोह था ईस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और मुस्लिम कह रहे थे भैया हिंदुओं की जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारे लिए क्या है, हम मुस्लिमों के लिए क्या। तो उसने कहा आप लोग चाहते हैं क्या? उसने कहा जो हिंदुओं के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि हिंदुओं की नहीं थे, सभी धर्म के लोगों को बराबर सहयोग दिया जाता था। तो उसने भी ज़रा सा दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है आप लोग अपनी अलग पार्टी बना लो। उसने तभी 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है भैया। ध्यान से कहानी पूर्वक आप इसे समझें, कहानी से ध्यान पूर्वक समझेंगे। फिर आगे क्या होता है, हम बात कर रहे थे 1906 में। फिर उसके अगले साल 1907 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है, अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहाँ पे मतलब सभा टाइप बैठती है। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक जो उसको अध्यक्षता उसकी कर रहे थे, वो बार बार ये बात बोल रहे थे लेटर को लेकर के कि हम ये मांग करेंगे ब्रिटेन से, हम ब्रिटेन से इस चीज़ की मांग करेंगे, हम ब्रिटेन से ये मांग करेंगे। तो 3 लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या मांग, क्या मांग, क्या देश हमारा है, ये जब हमारा देश है, हमारा स्वराष्ट्र है, तो हम मांग क्यों करें, हम मांग क्यों करें। वो 3 लोग जो खड़े होते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं कि भाई अब हम मांग नहीं करेंगे, हम छीनेंगे, क्योंकि स्वराष्ट्र खुद का राष्ट्र है। फिर ये 3 लोग जो है गरम दल बना लेते हैं, यानी कांग्रेस 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक गरम दल, एक नरम दल। अब गरम दल की अलग मीटिंग चल रही है, नरम दल की अलग मीटिंग चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ 1907 की। फिर उसके 2 साल बाद 1909 में अंग्रेज एक नया नियम ला देते हैं। अंग्रेज कहते हैं भैया जो यहाँ की माइनॉरिटी में स्पेशली जो मुस्लिम हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, अलग से एक चुनाव के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है। उस सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत मतलब एक बढ़िया सा नियम आता है 1909 में कि सेपरेट इलेक्ट्रेट रहेगा कि इनके लिए, और ऐसे ऐसे सिस्टम्स रहेंगे। 1911 में जॉर्ज पंचम नाम का एक राजा आता है, 9 के 2 साल बाद। वो दिल्ली दरबार नाम से उसको एड्रेस किया जाता है कि दिल्ली दरबार की घटना है। वहाँ पे वो आता है, उसकी पत्नी क्वीन मैरी भी आती हैं। शायद उन लोगों के आने के लोगों के अंदर उत्साह रहता है कि अंग्रेज़ों का कोई राजा आ रहा है, कोई रानी आ रही है। तो उसको देखने के प्रति जो राजाओं में उत्साह था, सारे राजा अपना काम काज छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है दिल्ली में। फिर
जॉर्ज पंचम कहता है 3 चीज़ें। कहता है कि भैया जो कलकत्ता है, जो अभी तक कलकत्ता है, ये राजधानी हुआ करता था भारत देश की, इसको दिल्ली शिफ्ट करो 1911 में, ध्यान रखना। दूसरा बात कहता है कि जो रुपया है, रुपया का जो सिंबल आपने देखा होगा ना, उसने कहा कि जो रुपया है अब भारत की करेंसी रुपया होगी। तीसरी बात वो कहता है कि जो बंगाल का विभाजन है वो ख़त्म किया जाए, बंगाल अब पटके नहीं रहेगा। ये ऑन पेपर बात कही जाती है, ग्राउंड पे बंगाल विभाजित हो चुका था। 11 में ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। फिर हाँ, हमने जॉर्ज पंचम तक समझा। उसके बाद अब 14 से वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, यानी 1914 से विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये दो समूहों के बीच, एक तरफ था यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और उस समय का यूएसएसआर। अब का रसिया और कुछ और देश हैं जो यूएसएसआर अभी हट गए हैं। दूसरे ग्रुप में था जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों के बीच भैया पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके चलते उसी समय तुरंत में अगले साल यानी 14 में विश्व युद्ध शुरू होता है। 15 में, जनवरी की तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन जनवरी 15 में गांधी जी आए थे। गांधी जी अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो उनके अंग्रेज़ों के प्रति थोड़ा गांधी जी को लगता था कि ठीक है, अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ों की बात सुन लो, क्योंकि अंग्रेज़ गलत नहीं करेंगे। गांधी जी को पहले मन में यही रहता था कि अंग्रेज़ गलत नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों ने गांधी जी को पकड़ा कि थोड़ा बढ़िया आदमी लग रहा है, क्योंकि बोलता ठीक ठाक है। गांधी जी को अंग्रेज़ों ने पकड़ा। उन्होंने गांधी जी से कहा कि देखिए गांधी जी, होने वाला है विश्व युद्ध। उस विश्व युद्ध में आप जो है लोगों से कहिए, अपने लोगों से, कि ये हमारी विश्व युद्ध में सेना में भर्ती हो जाएं और हमारे लिए लड़ें। फिर हम आपको आपका कानून बनाने में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए खुद का संविधान बनाएंगे और आपको स्वतंत्र करके चले जाएंगे। अब गांधी जी चूँकि अंग्रेज़ों की हरकतों से उतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, तो गांधी जी कह देते हैं अपनी सभा में, खूब बड़े विस्तार से कहते हैं कि आप जो है इनका सहयोग कर दीजिए, हमें स्वतंत्र कर देंगे। अगले ही दिन बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए। सबको सेना में भर्ती करके जो है युद्ध में भेज दिया जाता है। उसके बाद आप ध्यान से समझिए, यहीं पे अंग्रेज़ खेल देते हैं। 1918 में युद्ध ख़त्म होता है। तुर्क एक देश है जिसे टर्की अंग्रेजी में कहते हैं। टर्की देश का एक खलीफा, मुझे नाम ध्यान नहीं, उस खलीफा को अंग्रेज़ लोग मरवा देते हैं। तुर्क देश को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। जो टर्की का खलीफा था, जो भारत के मुसलमानों के लिए एक प्रकार से देवता हुआ करता था, उस खलीफा को मरवाने पर जो है गांधी जी खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं मुसलमानों के पक्ष में। मतलब इस बात को कहते हैं, हालांकि गलत किया, तुमने कहा कि हम देश को छोड़ेंगे, तुम देश भी नहीं छोड़ रहे हो, ऊपर से मरवा भी दे रहे हो। इसलिए मुसलमानों के साथ उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। कब शुरू किया? 1918 में। फिर उसके अगले साल 1919 में 3 घटनाएं घटती हैं। पहली 2 प्रमुख घटनाएं घटती हैं। पहली, ये एक नियम लाते हैं, रॉलेट एक्ट। उस नियम के तहत ये कहते हैं कि हम किसी को शंका के आधार पर पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। अगर हमको जरा से भी लगा कि ये थोड़ा विद्रोह कर सकता है या कुछ भी इसमें गड़बड़ी दिखी सरकार के खिलाफ, इसे हम जेल में बंद कर देंगे। और दूसरा हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार। उस जलियांवाला बाग नरसंहार और रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा, हमने आपका सहयोग किया, अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, अब हम असहयोग करेंगे। गांधी जी असहयोग कर देते हैं इस बात का। असहयोग आंदोलन गांधी जी 1920 में शुरू करते हैं, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगले ही साल। 2 साल तक ये आंदोलन चलता है। लोग हाथ में आग लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे थे आंदोलन को बढ़ाते हुए। 1922 की घटना है। चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन जगह थी, जहाँ एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे अंग्रेज़ लोग इनको रोकते हैं। ये कहते हैं कि नहीं भैया, हम नहीं रुकेंगे, हमको आगे बढ़ने दो। अंग्रेज़ लोग कहते हैं रुक जाओ, ऊपर से आदेश है, आगे जो है डीएम का ऑफिस है, अगर तुम उसके सामने से गुजरोगे तो हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कहते हैं अब तो हम ज़रूर गुजरेंगे, दूसरा रास्ता हम जाएंगे ही नहीं। फिर अंग्रेज़ लोग जब इनको बहुत रोकते हैं, ये लोग नहीं मानते, तो अंग्रेज़ लोग इनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। इस वजह से बौखला करके जो भीड़ थी
वो अंग्रेज़ों के ऊपर पथराव कर देती है। अंग्रेज़ पुलिस स्टेशन के अंदर सब लोग घुस जाते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं। वहीं एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति जो है जा कर के डीजल उठा के लाता है और उसके बाहर छिड़क देता है। और कोई बीड़ी उड़ी पीने वाला आदमी था, माचिस रखा था, लगा दिया आगे, सब फूंक गया बिना मतलब, सब लोग मर गए, पुलिस स्टेशन सहित सब मर गए। गांधी जी की इस घटना को हिंसात्मक ठहराते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। हालांकि गलत किया, असहयोग आंदोलन आप चौरी चौरा में लेते वापस, पूरे भारत का वापस क्यों ले लिया? ठीक है, गांधी जी ने जो कुछ भी समझा, उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी को फटाक से जेल में डाल दिया गया कि ये आदमी सही नहीं है, बंदा कुछ न कुछ करता रहता है। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मैं कहाँ पे हूँ 1919 में हूँ। देखिए दोस्तों, 1919 का जो नियम मैंने बताया, जिसमें एक 1909 का नियम आया था, 1909 का नियम आया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। 1919 के नियम में सिख हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, जितनी भी माइनॉरिटी हैं, सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई। ये बहुत गलत हुआ। अब जो है 1919 का जो नियम था, हालांकि इसके विरोध में थे भारतीय, इसका संशोधन होने वाला था 1929 में, 10 साल बाद। समय चल रहा है 1919 का। मैंने बताया था 1919 में 3 घटनाएं घटी, एक 1919 का नियम, एक रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 1919 के नियम में यही सब चीज़ें बताई गई। अब इसका संशोधन होना था 10 साल बाद। जो ब्रिटेन है वहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। लेबर पार्टी हम लोगों के पक्ष में है और कंजर्वेटिव पार्टी हम लोग के पक्ष में नहीं है। अंग्रेज़ों को ये दिक्कत होती है कि कल को अगर लेबर पार्टी शासन में आई, हालांकि राजा नहीं हटेगा, राजा का शासन तो राजा है, पर गवर्नेंस पर फर्क पड़ जाएगा। अंग्रेज़ों ने सोचा कि कल को अगर लेबर पार्टी आई तो 1919 का जो नियम है, जो 1929 में रिव्यू किया जाना है, इसमें इंडिया को जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कर दे या फिर कहीं इंडिया को स्वतंत्र ना कर दे। इसके चलते इन्होंने 2 साल पहले ही उसका रिव्यू करवा लिया, 1927 में ही रिव्यू करवा लिया। किसका रिव्यू करवा लिया? उन्होंने कहा कि 1927 में इसका रिव्यू करो तुरंत, 2 साल बाद इलेक्शन है। रिव्यू जो किया गया तो यहाँ पे भेजा गया सर स्टफर्ड साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन जो है भारत आता है 1927 को। बहुत लोग नारा लगा रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक। समुद्र के मार्ग से जो है साइमन नाम का एक आदमी आता है, देखता है, करे सब लोग नारा लगाते चले आ रहे हैं कि साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। वो तो कहा कि हम तो अभी घुसे भी नहीं, हमको अभी से वापस भेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा भैया क्या दिक्कत है, क्या बात क्या है? कहने नहीं, तुम वापस जाओ, साइमन हो तुम यहाँ पे नियम ला दोगे, तुमकी ज़रूरत नहीं। कहें फिर चाहते क्या हो तुम? उन्होंने कहा कि हम अपना संविधान बनाना जानते हैं। कहें तुम हो 1 नंबर के बेवकूफ़, साइमन ने बोला। कहा कि तुम भारतीयों के पास इतनी अकल नहीं है कि खुद का देश चला सको, चुप रहो एकदम और ज़्यादा डायलॉग मत मारो। लेकिन वहाँ पे जो है एक नेहरू नाम के व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू, वो कहते हैं नहीं, हम अपना संविधान बना सकते हैं, हमारे पास क्षमता, दक्षता, सब कुछ है। कहते हैं ठीक है, मौका देता हूँ तुमको, जाओ तुम बना लो अपना संविधान। संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन जो है नेहरू, वो कहता है, नेहरू अपनी रिपोर्ट लॉन्च करते हैं 27 यानी 28 अगले साल 1928 में नेहरू अपनी रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। साइमन ने कहा था कि देखो नेहरू, तुम्हारी रिपोर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी मेंबर के साइन चाहिए, मुस्लिम लीग के सभी मेंबर के साइन चाहिए, यानी सब लोग उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तुम्हारे लोग तुम्हारे रिपोर्ट में साइन करने चाहिए, तब कानून बनेगा, नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग ने साइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? हालांकि मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें साइन नहीं किया। कहा पापा आप बहुत गलत लिख दिए। असल में उन्होंने जो अपना लिखा खाका तैयार किया, ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा, मोतीलाल नेहरू जी ने, कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस दे दो, भारत पे जो मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको ख़त्म कर दिया जाए,
सिख का सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म कर, जितनी माइनॉरिटी थी सब विरोध में आ गई कि भाई साहब तुम सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म कर रहे हो। मुस्लिम लीग ने साइन नहीं किया, मुस्लिम लीग इसके विरोध में खड़ी हो गई। अब इन्होंने ये भी कहा कि ये कर दीजिए आप डोमिनियन स्टेटस की बात कहें। डोमिनियन स्टेटस दोस्तों क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मतलब कि जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल जिसे हम वायसराय कह रहे थे उस समय पर, उसको ब्रिटेन का राजा चुन के भेजेगा। बाकी यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, एमएलए, विधायक, सांसद सब होगा, पर उसको वहाँ से चुन के भेजा जाएगा। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। नेहरू जी ने इतनी गलती कर दी, फिर उसके बाद इनसे कहा जाता है अब तुम चुप रहो नेहरू, अब तुम चुप रहो, तुम्हारे बस का नहीं है। फिर साइमन कमीशन पर बैठक की जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। एक मेज होती है जो गोल होती है, उसके चारों तरफ लोग बैठे होते हैं। उसमें कोई एक प्रमुख नहीं होता। उस गोल मेज सम्मेलन को 1930 में पहली बार किया गया, जो फेल रहा, क्योंकि इस गोल मेज सम्मेलन में सब पार्टियां या सभी लोग नहीं पहुंच पाए थे। दूसरा गोल मेज सम्मेलन 27 के ही कानून को रिव्यू करने के लिए किया गया, उसमें गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी भी गए थे। अम्बेडकर एक ऐसे आदमी जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में थे, उसमें गांधी जी भी गए थे। गांधी जी अम्बेडकर के बीच एक फंडा हो जाता है। सब कुछ फाइनल हो चुका था। गांधी जी कहते हैं ठीक है, साइमन कमीशन एकदम बढ़िया रिपोर्ट बनाया है, बहुत सही, हमको यही चाहिए। लेकिन अम्बेडकर आके दिक्कत खड़ी कर देते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर कहते हैं मैं यहाँ पे विरोध कर रहा हूँ, मैं साइन नहीं करूँगा, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन चाहिए, अलग से चुनाव। 30 के गोल में सम्मेलन में जो है ये बंदा बहुत गलत कार्य करते हैं। अम्बेडकर साहब बहुत ही गलत तरीके से ये कर देते, इस वजह से वहाँ पर लेकिन 31 में से पास हो जाता है। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाए। अब तक की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है एजुकेशन से रिलेटेड, हालांकि सभी एजुकेशन रिलेटेड हैं, उन सब में ये वीडियो 32 मिनट हो गई है, 33 मिनट सॉरी। इस 33 मिनट के वीडियो को आप, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ तक देखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएँ तो वाकई में आप बहुत डेडिकेटेड शार्प माइंड, यानी सोशल मीडिया वाले उचक्के नहीं हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लिया। ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो थी। आप अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो वाकई आप पढ़ने में रुचि रख रहे हैं। धन्यवाद।